मैं जानती हूँ कि तुम में बुद्ध बनने की पूरी संभावना थी और आज जब तुम बुद्ध बनकर किसी पुष्प की भांति खिल चुके हो, तब जीवन ने तुम्हें मुझसे फिर मिलवा दिया है। पर अब क्या? अब मिलने से हमारा प्रेम तो पूर्ण नहीं हो सकता, पर क्या प्रेम से विवाह हो जाना ही प्रेम की परिणति है? मैं अब विवाहित हूँ और बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए खुलकर किसी से कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि समाज फिर ऐसी औरत को सहन नहीं कर पाएगा। रजनीश, हाँ भला इस नाम को मैं कैसे भूल सकती हूँ? ये वही नाम है जिसे मैं सबसे छुपा कर अपनी हथेलियों पर और किताबों के पन्नों पर लिखा करती थी। ये नाम मेरी हर सांस की सुगंध में रच बस गया था। मैं 3 महीने की गर्भवती थी, पर फिर भी जब विश्वविद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता को जज करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया, तब मैं टाल नहीं पाई। सासू माँ ने जाने से पहले मुझे नसीहतें दे दी थी। मंच पर अपनी बात रखने ते वक्त और अपनी बातों को और मजबूत बनाने के लिए तर्क करते ये युवा प्रतिभागी मुझे हमेशा से अच्छे लगते आए हैं। इसलिए विश्वविद्यालय जाने से पहले मैंने अपनी पसंदीदा हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी थी और आईने में देखकर अपने बालों की एक लट निकालना नहीं भूली थी। जीवन के 30वें वर्ष में भी अपने आप को संवारना काफ़ी अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि सज संवर कर अच्छी हो तो मन में एक अलग तरह का आत्मविश्वास बना रहता है। पर मेरा आत्मविश्वास पतझड़ में गिरे हुए उस पत्ते की तरह हो गया था, जो हवा के एक झोंके के आने पर इधर उधर उड़ने लगता है। जैसे ही मेरे कानों में मुख्य अतिथि के नाम की आवाज़ गूंजी, तो पहले तो मुझे लगा कि नहीं, एक नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं। और फिर भला मेरी किस्मत में अब दोबारा रजनीश से मिलना कहाँ हो पाएगा। पर नहीं, किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी मेरी। रजनीश पल्लव, यही नाम पुकारा गया था। और अब रजनीश मंच पर आए और अपनी उसी सौम्य मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। मेरी नज़र रजनीश पर पड़ी। हाँ, ये वही रजनीश तो है जिससे 10 साल पहले एक तरफा प्रेम किया था। नहीं, वह प्रेम दोनों तरफ से था, बस इकरार ही तो नहीं किया था उसने। मेरी नज़र रजनीश के समूचे व्यक्तित्व पर फिसलने लगी थी। अब भी उतनी ही ताजगी है उनमें। बालों को थोड़ा सा लंबा कर रखा है, बड़े पर्दे पर हैं, संभवतः कटिंग के लिए समय नहीं मिलता होगा। चेहरे पर अब भी वही सात्विकता का तेज और एक तरह की ईमानदारी की झलक थी। हाँ, किंतु हल्के लेंस का चश्मा जरूर लग गया था, पर इस चश्मे के कारण किसी से कम नहीं लग रहे थे वे, बल्कि उनकी सुंदरता में बढ़ोतरी हुई थी। आप हमारे जिले के उप जिलाधिकारी हैं और आप हमारे विश्वविद्यालय में हिंदी की प्रोफेसर साहिबा। भाटी जी ने मेरा परिचय कराया। मैंने एक मुस्कुराहट के साथ अभिवादन किया और ये वही समय था जब रजनीश ने मेरी नज़रें टकराई थी और रजनीश भी मुझे पहचान गए थे। ये बात उनकी आंखों में पढ़ ली थी मैंने। इतने लंबे वक्त का फासला भी प्रेम को खत्म नहीं कर पाया था। एक झटके में ही मैं अपने आप को 30 साल से 20 वर्ष की महसूस करने लगी थी। इस बीच प्रतियोगिता का आरंभ हो चुका था। रजनीश मेरी कुर्सी के पास ही बैठे हुए थे। मेरा पूरा ध्यान रजनीश पर ही था। मैं कनखियों से उनकी तरफ देखने का प्रयास कर रही थी, पर रजनीश तो प्रोग्राम में ही लीन थे, हमेशा की तरह अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित। मेरे लिए अब केंद्रित होना कठिन था। मेरे जीवन की शांत झील के पानी को कंकड़ मारकर झंझोड़ दिया था, और वह और कोई नहीं बल्कि रजनीश ही थे। पूरी ईमानदारी से प्रतियोगिता को प्रतिभा का आंकलन करके उन्हें सम्मानित किया था रजनीश ने। कार्यक्रम के बाद गेस्ट हाउस में चाय नाश्ते का इंतजाम रखा गया था, पर रजनीश नहीं रुके। अलबत्ता मेरे पास आकर इतना जरूर बोले, आज तुमसे इतने साल बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मैं तुम्हारे शहर में ही आ गया हूँ, इसलिए मुलाकात होती रहेगी। अपना कार्ड आगे कर दिया था रजनीश ने, और मैंने भी कार्ड पर लिखे नंबर पर तुरंत ही कॉल करके फ़ोन कट कर दिया, जिससे रजनीश के मोबाइल पर मेरा नंबर पहुंच जाए। घर पर आकर चाय पीने का वादा करके रजनीश बाहर की ओर चल दिए। हम मिलकर भी मिल कहाँ पाए थे। घर पहुंची तो मेरी सास को मेरा मूड कुछ उखड़ा सा लगा।
तो उन्होंने चाय ऑफर की, तो मैंने भी हाँ कर दी और चाय का कप लेकर अपने कमरे में आ गई। अविनाश को ऑफिस से आने में देरी थी, सो मैं न चाहते हुए भी अपनी पिछली जिंदगी की यादों में गोते लगाने लगी। उस समय मैं बीए प्रथम वर्ष की थी। इस उम्र में जज्बात अपने चरम पर होते हैं और अपने को सही मनवाने की जिद भी। मैं भी जिद्दी थी। बहुत जल्दी कोई भी फैसला ले लेना मेरी चरित्रगत विशेषता थी। रजनीश हमारे मकान के एक कमरे में किराए पर रहने के लिए आया था। बेहद शांत रहता था वह। कई बार बोलने पर एक बार ही उत्तर देता था वह। उसने केवल इतना बताया था कि उसके घर में बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। घर की खेती उसके पापा देखते हैं। वे सब यही चाहते हैं कि रजनीश पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने। इसलिए रजनीश भी खूब पढ़ाई करता। उसके कमरे में देर रात तक लाइट जलती रहती थी। सुबह जब अपनी स्कूटी लेकर प्रिया मुझे पिक करने आई तो उसने भी रजनीश को देखा और रास्ते भर वह उसकी तारीफ करते नहीं थके। देखा तो सही, कितना सजीला लड़का है, शांत, सौम्य और हैंडसम। तेरी तो सेटिंग हो ही गई होगी उससे, प्रिया ने कहा। तो प्रत्यक्ष में तो मैंने धत कहकर उसकी बात काट दी, पर सच तो ये था कि रजनीश के साथ मेरा नाम जोड़ा जाना मुझे अच्छा लगा था और उसी दिन से रजनीश के प्रति मेरी सोच बदल गई थी। मैं अब उसे अपने जीवन साथी के रूप में देखकर रोमांचित हो रही थी और माँ पापा का भरोसा भी हासिल कर लिया था रजनीश ने। तभी तो कभी कभी माँ पापा दोनों एक साथ बाजार आदि चले जाते और वापस आने में उन्हें 2-3 घंटे लगते। इस बीच पूरे मकान में सिर्फ मैं और रजनीश ही अकेले रह जाते थे। मकान में एक युवा लड़के के साथ अकेले रहना मुझे कुछ रोमांचित करता तो कभी डर भी पैदा करता था, पर अनुभवी माँ पापा ने शायद रजनीश की निष्ठा को पढ़ लिया था, तभी तो वो मुझे अकेला छोड़ने में भी नहीं हिचकते थे। मैं कई बार उसके कमरे के सामने से निकलती, मोबाइल को कान से लगाकर सहेलियों से बातें करना का बहाना करती, पर उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वह अपनी नजरें झुकाए पढ़ता रहता। कभी कभी तो उसकी इस हरकत पर मुझे झल्लाहट भी हो जाती। अरे इतना भी पढ़ाकू क्या बनना कि इधर उधर की खोज खबर ही ना रहे। अगर वह इतना ही ईमानदार है तो तू थोड़ी बेईमान बन जाना। प्रिया ने मेरा हौसला बढ़ाया और ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं भी अंदर ही अंदर रजनीश से प्रेम कर बैठी थी और इजहार करना चाहती थी, और इसका मौका मुझे जल्द ही मिल गया। जब माँ और पापा घर में नहीं थे तब मैं रजनीश के कमरे में बेधड़क घुस गई और जाकर रजनीश के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। रजनीश उस समय बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरी इस हरकत से वह चौंक गया। उसकी संवालिया नजरें मेरी तरफ तनी हुई थी। वह फौरन ही पीछे हट गया और मुझसे चले जाने को कहा। रजनीश से ऐसा व्यवहार की आशा नहीं थी मुझे। मेरे अहंकार को तो चोट लग चुकी थी, इसलिए मैं गुस्से में कमरे से बाहर निकल आई और अपने कमरे में मुंह छिपाकर लेट गई। करीब आधे घंटे बाद कमरे के दरवाजे पर आहट हुई। कनखियों से देखा तो रजनीश ही था, खाली नखरे दिखा रहा था। अब आ गया ना मेरे चक्कर में, मैंने सोचा। रजनीश धीरे से पास आया और कहने लगा, हो सकता है मैं तुम्हें मुझसे प्रेम हो गया हो, पर अंकल और आंटी मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहता। तुम अभी कच्ची उम्र में हो, इसलिए दुनियादारी नहीं जानती। हम छोटी जगह से आए लड़कियों के लिए अपना कैरियर प्यार व्यार से ज़्यादा मायने रखता है। वह कुछ देर ठहरा और फिर उसने कहा कि वह चाहे तो बड़ी आसानी से मेरे भोलेपन का फायदा उठा सकता है, पर वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि अपने जीवन और माता पिता के प्रति समर्पित रहना चाहता है। इसलिए वह गिरेगा नहीं, बल्कि अपने को उठाने की कोशिश करेगा। और अब शायद यहाँ रह पाना भी उसके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए जल्द से जल्द वह यह जगह भी छोड़ देगा। और फिर रजनीश ने मुझे यह सब छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देने की बात कही। चूंकि मेरी ईगो को चोट लगी थी, इसलिए मुझे रजनीश की सारी बातें बनावटी लग रही थी। मुझे लगा कि ये सब दिखावे की बातें हैं।
और ऐसी बातें वह मुझे और अधिक इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है, पर मैं गलत थी। 3-4 दिन बाद रजनीश ने कमरा छोड़ दिया था और वह कहाँ गया था यह हम में से कोई नहीं जानता था। मैं अंदर से कितना टूट गई थी। पहला प्यार मिलने से पहले बिछोह का दर्द सहा था मैंने। कितने ही दिन मानसिक अवसाद में रही मैं नहीं जानती। बार बार रजनीश के स्वर मेरे कानों में गूंजते थे कि पढ़ाई करो, करियर बनाओ, तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी पहचान है। पर करियर भी बना लेती रजनीश, तुम एक बार यह तो कह सकते थे कि हाँ तुम भी मुझसे प्रेम करते हो। पर शायद ऐसा कहकर तुम कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे, और तुम्हारा चुपचाप चले जाना इस बात की पुष्टि करता है कि तुम भी डर था कि तुम मेरे प्यार में पड़ सकते हो। मैं जानती हूँ कि तुम में बुद्ध बनने की पूरी संभावना थी, और आज जब तुम बुद्ध बनकर किसी पुष्प की भांति खिल चुके हो, तब जीवन ने तुम्हें मुझसे फिर मिलवा दिया है। पर अब क्या, अब मिलने से हमारा प्रेम तो पूर्ण नहीं हो सकता? पर क्या प्रेमी से विवाह हो जाना ही प्रेम की परिणति है? मैं अब विवाहित हूँ और बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए खुलकर किसी से कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि समाज फिर ऐसी औरतों को सहन नहीं कर पाएगा। बस यही सोचकर रजनीश का नंबर डायल करके भी काट दिया था मैंने। क्यों गुमसुम रहती हो? इसका असर हमारे बच्चे पर भी पड़ेगा। अविनाश ने मेरे माथे पर हाथ रखते हुए कहा। तो बदले में मैं सिर्फ मुस्कुरा भर दी। डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा था, तो मैंने छुट्टी ले ली थी और पढ़ने के शौक को पूरा कर रही थी। आखिरकार ये शौक भी तो रजनीश ने ही दिया था मुझे। तभी तो रजनीश की दी हुई प्रेरणा से पढ़ लिख कर पीएचडी कर पाई और बाद में प्रोफेसर बन सकी। डिलीवरी की तारीख से पहले ही मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैंने आंखें बंद कर ली थी। बधाई हो, बेटा हुआ है। डॉक्टर ने मुझसे कहा, हम चाहते हैं कि बच्चे की माँ ही अपने बेटे को सबसे पहले नाम से पुकारे। क्या अपने बेटे का कोई नाम सोच रखा है? डॉक्टर ने मुझसे कहा। रजनीश। मेरे मुंह से अस्फुट स्वर निकला। मैंने देखा कि अविनाश पास में थे और उनके साथ में रजनीश भी खड़े मुस्कुरा रहे थे। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।